डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुशीला गौड़ आज आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताएं पढ़ाऊंगी। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्व रखता है। इस संविधान की अपनी अनोखी विशेषताएं हैं, जैसे संविधान की संक्षिप्तता, जैसे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, जैसे न्यायपालिका की सर्वोच्चता, जैसे न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार, जैसे गणना और अवशेष का अधिकार, जैसे शक्तियों का बंटवारा, जैसे शक्तियों का पृथक्करण। इस प्रकार की कई विशेषताएं जो हैं वह अमेरिका के संविधान में पाई जाती है। इन्हीं विशेषताओं को विश्व के संविधानों में अपनाया गया है। जैसे संविधान की प्रस्तावना भी सबसे पहले अमेरिका के संविधान में ही दी गई थी। तो इस प्रकार से हमें इस संविधान को पढ़ना बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि इस संविधान को पढ़ने के बाद में हम कुछ ऐसी विशेष बातों को पढ़ सकते हैं जो कि विश्व के अन्य देशों के संविधानों में भी पाई जाती है। द्वितीय महायुद्ध के बाद में विश्व द्विध्रुवीय बन गया था। एक ध्रुव संयुक्त राज्य अमेरिका था, तो दूसरी ओर यूएसएसआर सोवियत रूस। किंतु जैसे ही शीत युद्ध का अंत हुआ, वैसे ही अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में विश्व में उभरा। तो हमें ये पढ़ना एक कौतूहल का विषय बन जाता है कि ऐसा क्या है कि ये एक इतनी बड़ी महाशक्ति होते हुए भी कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं इसके संविधान में जो कि इस देश को इतना स्मूथली, सुचारू रूप से चला रही है। तो इसलिए हम इसके संविधान की विशेषताओं को सबसे पहले पढ़ेंगे, इसके बाद में इसके विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली विशेषता जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की, वह है निर्मित, लिखित और सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान। निर्मित है क्योंकि जैसे ही 1776 में अमेरिकी क्रांति का अंत हुआ, वैसे ही 13 इकाइयों ने मिलकर एक परिसंघ की स्थापना की और फिलाडेल्फिया सम्मेलन में 25 मई 1787 को इस संविधान का निर्माण हुआ। उसके बाद में इसे 4 मार्च 1789 को इसे लागू किया गया। तो इस प्रकार से ये संविधान बनाया गया है, लिखा गया है और सबसे छोटा संविधान है, क्योंकि इसके संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं, जिसे आधे घंटे में हम पढ़ सकते हैं। फिर भी यह संविधान इतने विशाल राज्य को चला रहा है। इसके अनुसार इस देश की शासन व्यवस्था चल रही है। इसके पीछे क्या क्या कारण रहे होंगे, इसका अध्ययन हम आगे विस्तार से करेंगे। दूसरी विशेषता जो है इस संविधान की, वह है कठोर संविधान। कठोर संविधान इसलिए है कि मैंने आपको बताया कि 13 इकाइयों ने मिलकर के अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए, कुछ सामान्य हितों की पूर्ति के लिए एक परिसंघ की स्थापना की थी और फिर इस संविधान का निर्माण किया कि भाई इस संविधान के अनुसार हम अपने अपने राज्यों की शासन व्यवस्थाओं को चलाएंगे। तो यह संविधान परिसंघ से फिर संघात्मक संविधान में परिवर्तित हो गया और संघात्मक शासन की पहली विशेषता यही मानी जाती है कि वहाँ का संविधान कठोर होता है, क्योंकि उस संविधान में परिवर्तन करने के लिए राज्य इकाइयों को उनका भी समर्थन लेना आवश्यक होता है। इस प्रकार से ये संविधान भी, अमेरिका का संविधान भी कठोर संविधानों की श्रेणी में ही आता है। अमेरिकी संसद जो है, व्यवस्थापिका जो है, उसके दोनों सदन 1/4 बहुमत से किसी प्रस्ताव को, संशोधन प्रस्ताव को यदि प्रस्तुत करते हैं और 2/3 बहुमत से उसे पारित करते हैं और उसके बाद में 3/4 राज्यों की यदि सहमति प्राप्त होती है, तभी इस संविधान में संशोधन हो सकता है। इसलिए आज तक 231 वर्षों के संवैधानिक इतिहास में मात्र 27 संशोधन इसमें हुए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये संविधान जो है, ये कठोर संविधान की श्रेणी में आता है। तीसरी विशेषता जो है इसकी है प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र। प्रजातंत्र है जनतंत्र। जनतंत्र का मतलब है जनता का शासन, और अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने ही जनतंत्र की परिभाषा दी थी कि जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन। और इस प्रकार से अमेरिका में जनतंत्र जो है वह प्रचलित है।
जनता समय समय पर राष्ट्रपति का चुनाव जो भी करती है वह भी, और व्यवस्थापिका का चुनाव करती है वह भी जनता अपने समय वयस्क मताधिकार के आधार पर उन प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, और उसके बाद में वे प्रतिनिधि जो है शासन कार्य करते हैं, कानूनों के निर्माण का कार्य करते हैं, राष्ट्रपति से लागू करने का कार्य करते हैं, और न्यायपालिका संविधान के अनुसार इसका न्याय करने का या संविधान की व्याख्या करने का कार्य करती है। इस प्रकार से वहाँ जो है प्रजातंत्र प्रचलित है। अगली विशेषता है यहाँ गणराज्य है। हम ब्रिटेन के संविधान को जब हमने पढ़ा तो वहाँ राजतंत्र की स्थापना है। राजतंत्र चाहे वह सीमित ही हो, किंतु शासन जो है वह राजा का है, नाम मात्र का। किंतु यहाँ पर गणतंत्र की स्थापना की गई है। गणतंत्र का तात्पर्य, यदि अब आपने पिछले वर्ष पढ़ा हो भारत के संविधान के बारे में, तब भी आपको ये पता होगा कि राष्ट्र का जो प्रधान है वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होना चाहिए, और अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वह जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका का संविधान जो है वहाँ गणराज्य की स्थापना की गई है। अगली विशेषता है वहाँ का शासन जो है विधि का शासन है, कानून का शासन। ये ब्रिटेन के संविधान की भी विशेषता थी, और यहाँ भी शासन जो है कानून का है, क्योंकि शक्तियों का पृथक्करण है, और एक व्यक्ति या एक संस्था के हाथ में शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होने के कारण से संविधान जो चलता है वहाँ पर, वह संविधान के अनुसार जिस प्रकार से कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों के अनुसार ही शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि वहाँ विधि का शासन पाया जाता है। इसके आगे एक यूनिक विशेषता जो हम ये कहते हैं कि वहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था है। संघात्मक शासन व्यवस्था की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे शक्तियों का विभाजन। केंद्र और राज्य की इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन संविधान के द्वारा ही कर दिया जाता है। अमेरिका के संविधान में गणना और अवशेष का सिद्धांत है। गणना जो है केंद्र सरकार की शक्तियों की कर दी गई है कि वह किन किन मतलब विषयों पर कानून बनाएगा, और अवशिष्ट शक्तियां जो है वह सारी राज्यों को प्रदान कर दी गई है। इस प्रकार से राज्य ज़्यादा शक्तिशाली है केंद्र के कंपैरिजन में। दूसरी विशेषता वहाँ है कि शक्तियों का विभाजन है। फिर न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। क्यों? क्योंकि यदि राज्य और केंद्र के मध्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाए, या दो से अधिक राज्यों के मध्य किसी प्रकार की बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाए, तो न्यायपालिका जो है स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय दे सकती है। इसलिए ये कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। अमेरिका का संविधान संघात्मक है, और संघात्मक संविधान है इसलिए संविधान कठोर भी है, जिसकी पहले हमने चर्चा की है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अमेरिका में जो है संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई जाती है। इसके अलावा है अगली विशेषता जो है वह अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? शक्तियों के पृथक्करण के आधार पर या व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य शक्तियों के संबंधों के आधार पर व्यवस्थाएं दो प्रकार की होती है। एक तो संसदात्मक व्यवस्था होती है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको ब्रिटेन के शासन की व्यवस्था समझाई थी, और यही विशेषता जो है अमेरिका के संविधान में इसका उल्टा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, जहां शक्तियों का पृथक्करण है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका अलग अलग चुनी जाती है, न तो व्यवस्थापिका में से कार्यपालिका का चयन होता है, और न ही वह उसके प्रति अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है। इस प्रकार का कार्यपालिका की अपनी शक्ति है और व्यवस्थापिका की अपनी शक्तियां दोनों। संसदात्मक शासन व्यवस्था में तो हम कहते हैं ना कि जिस प्रकार से व्यवस्थापिका जो है उसमें से ही कार्यपालिका का गठन होता है। यदि कोई व्यक्ति मंत्री पद पर आसीन हो भी जाता है या मंत्री चुन भी लिया जाता है, नियुक्त भी कर दिया जाता है, तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर व्यवस्थापिका की सदस्यता लेनी पड़ती है। किंतु यहाँ स्थिति उल्टी है। यहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में यदि राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल में किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर भी देता है जो कि व्यवस्थापिका का सदस्य होता है, तो उसे अपने व्यवस्थापिका की सदस्यता से त्याग पत्र देना पड़ता है। इस प्रकार की अध्यक्षात्मक व्यवस्था अमेरिका के संविधान की एक अनूठी विशेषता है, जिसे हम अमेरिका के संविधान में ही पाया जाता है, सबसे पहले पाई गई है। इसलिए और इसको देख करके कुछ ही राष्ट्रों ने अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और संसदात्मक शासन व्यवस्था, इनका समन्वय तो स्विट्जरलैंड के संविधान में भी हम पढ़ेंगे या फ्रांस के संविधान में भी पढ़ेंगे, किंतु एक अकेली अध्यक्षात्मक व्यवस्था बहुत कम देशों में पाई जाती है। अगली व्यवस्था है
न्यायपालिका की सर्वोच्चता। सबसे पहले तो हम कहें कि संविधान की सर्वोच्चता है, क्योंकि संविधान सारी जो शक्तियां हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, उन दोनों तीनों की शक्तियां जो है उसका स्रोत जो है वो तो संविधान ही है। इसलिए उन शक्तियों का जो भी वह उपभोग करते हैं वह इसी संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का ही उपभोग करते हैं। इसके अलावा यदि किसी प्रकार की शक्ति का उपभोग कर दिया तो न्यायपालिका उस पर प्रश्न चिन्ह लगा सकती है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि संविधान सर्वोच्च है। जब संविधान सर्वोच्च होता है तो न्यायपालिका भी सर्वोच्च हो जाती है, क्योंकि कौन डिसाइड करे कि किसी ने शक्ति का, संविधान का अतिक्रमण किया है। इसलिए उसका डिसाइड करने वाला जो मतलब जो संस्था है वो न्यायपालिका है। इसलिए न्यायपालिका एकदम स्वतंत्र रह करके कार्य करती है अन्य व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कार्यों से। इससे आगे के है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका के संविधान की एक विचित्र विशेषता है। न्यायिक पुनरावलोकन भारत में भी दिया गया है, किंतु भारत में न्यायिक पुनरावलोकन और अमेरिका की न्यायिक पुनरावलोकन में फर्क है। न्यायिक, पहले तो हम ये समझें कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ ही क्या होता है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका जो है पुनर्अवलोकन, पुनः व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका द्वारा दिए गए आदेश यदि संविधान के अनुरूप नहीं है तो उसे न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकती है। अब कैसे? संविधान संक्षिप्त है, इसलिए कानून की उचित प्रक्रिया, कानून के औचित्य अनुचित्य का डिसीजन भी जो है वो न्यायपालिका ही लेती है, न कि भारत के समान जो कि भारत का संविधान तो विशाल संविधान है, हर बात जो है संविधान में लिख दी गई है। इसलिए भारत के संविधान में कानून की द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है, जबकि अमेरिका के संविधान में कानून की उचित प्रक्रिया को अपनाया गया है। ये दोनों भारत और अमेरिका की न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था में अंतर है। इसे आप बहुत अच्छे से समझें और इसे अंडरलाइन कर लें कि कानून की उचित प्रक्रिया अमेरिका के संविधान की विशेषता है, जबकि कानून की द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारत के न्यायिक पुनरावलोकन की विशेषता है। इसके बाद है एकीकृत न्यायपालिका की न्यायपालिका जो है उसमें निम्न स्तर पर छोटे न्यायालय हैं, तो उसके बाद में राज्यों में हाई कोर्ट्स हैं, और उसके बाद में सबसे ऊपर जो है सर्वोच्च न्यायालय। और जो अमेरिका के न्यायालय के लिए ये कहा जाता है कि अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय वही है, अमेरिका का संविधान वही है जिसे न्यायाधीश कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जो व्याख्या न्यायाधीश कर देते हैं उसे मान लिया जाता है। इस प्रकार से हम अमेरिका के संविधान की इस बात को कहते हैं कि अमेरिका का संविधान में जो है न्यायपालिका सर्वोच्च है। इसके आगे एक विशेषता जो है वह अमेरिका के संविधान की अगली विशेषता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था चूंकि अमेरिका के संविधान में जो मूल संविधान बना था उसमें नहीं की गई थी, किंतु अमेरिका के संविधान बनने के कुछ ही समय के बाद में अमेरिका के संविधान में 10 संशोधन करके अमेरिका के नागरिकों को मौलिक अधिकार दे दिए गए थे। इस प्रकार से अमेरिका के संविधान में वही मौलिक अधिकार जो है प्राप्त हैं जो कि भारत के संविधान में भी प्राप्त हैं, या अन्य देशों के संविधान में भी मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे समानता का अधिकार, जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य है इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे जीवन जीने का अधिकार। ये सारी विशेषताएं जो है अमेरिका के संविधान में पाई जाती हैं। इस प्रकार अमेरिका का संविधान जो है मौलिक अधिकारों की नागरिकों के लिए व्यवस्था करता है, और वहाँ के लोग जो हैं अधिकारों का उपभोग करते हैं, और अधिकार वही होते हैं जो व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के विकास के अवसर प्रदान करते हैं। और ये मौलिक अधिकार, क्योंकि संविधान उसे संरक्षण प्रदान करता है, इसलिए अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं। अमेरिका का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का तात्पर्य हम पहले भी भारत के संविधान में भी पढ़ चुके हैं। ब्रिटेन के संविधान में भी धर्मनिरपेक्षता की बात हम करते हैं कि वहाँ का कोई राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। सभी धर्म राज्य की दृष्टि में समान हैं। सभी व्यक्तियों को अपने अपने धर्मों को मानने का अधिकार है। इस प्रकार से अमेरिका का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्यों की श्रेणी में आता है। इसकी अगली विशेषता जो है वह है पूंजीवादी राज्य।
इसका आर्थिक आधार यदि हम पढ़ें तो अमेरिका का संविधान पूंजीवाद पर आधारित है। पूंजीवाद और समाजवाद, मैंने आपको पहले भी जब भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ाई थी, प्रथम वर्ष में आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ आपने बताया कि आर्थिक दृष्टि से शासन व्यवस्थाएं दो प्रकार की होती है। एक तो होती है समाजवादी, जहाँ उत्पादन और वितरण के समस्त साधनों पर पूरे समाज का या कहें कि राज्य का नियंत्रण होता है। किंतु जहाँ पूंजीवादी व्यवस्था होती है वहाँ व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत पूंजी होती है और अपनी व्यक्तिगत पूंजी को अपने ही अनुसार उसे उपयोग करने का, उसमें मुनाफा कमाने का सारा अधिकार उसको प्राप्त होता है। अमेरिका पूंजीवादी राज्य है। पूंजीवाद में कंपटीशन होता है और कंपटीशन से विकास होता है। अमेरिका इसीलिए बहुत अधिक आगे विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ गया है। इसके आगे हम कह सकते हैं इसको कि एक व्यक्तिवादी राज्य है। व्यक्तिवाद लेसस फेयर की नीति पर आधारित होता है कि व्यक्ति को फ्री छोड़ दो, वह अपने व्यक्तित्व का विकास स्वयं कर लेगा। एक होती समाजवादी या साम्यवादी समाज, जिसके अंदर व्यक्ति पर राज्य जैसा कहेगा उसे उसी प्रकार का आचरण करना होगा, जबकि व्यक्तिवादी राज्यों में व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार भी होता है, वह विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी रखता है, अपने अनुसार उसे जीने का अधिकार भी होता है उसके। तो इस प्रकार जो है व्यक्तिवादी समाज जो होते हैं उसमें व्यक्ति एक स्वतंत्रता की सांस लेता है और इस कारण से वह अपने आराम से अच्छा जीवन जीता है और अच्छा जीवन जीते हुए और समाज को भी विकास की ओर आगे बढ़ाता है। इस प्रकार से आज हमने अमेरिका के संविधान की मुख्य विशेषताएं पढ़ी, जैसे संघात्मक राज्य, जैसे अध्यक्षात्मक राज्य, जैसे कठोर संविधान, जैसे सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान, जैसे प्रस्तावना वाला संविधान आदि कई विशेषताएं जो थी जिनका हमने गहराई से अध्ययन किया। इसके आगे हम डिटेल में इसको पूरा पढ़ेंगे। अभी 4 नवंबर को अमेरिका में जो है राष्ट्रपति पद के चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में आप यदि डेली समाचार पत्र पढ़ें तो देखेंगे, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो समाचार पढ़ेंगे तो आपको ये अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव पद्धति के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। फिर भी हम आगे जब पढ़ेंगे तो इसे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।